अवर चैनल एचीवर्स फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, ड्यू टू लॉकडाउन अभी हम आपको स्लाइड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और इस क्लास में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन यानी कि फिजिक्स, उसका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम पार्ट में स्टडी करेंगे और जिसमें आज हम पहले पार्ट में स्टडी करेंगे इसके सबसे फंडामेंटल टॉपिक पर, सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी पर, जिससे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है। उसे हम कहते हैं चार्ज या आवेश। ओके, तो बात करते हैं कि आखिर ये चार्ज के है क्या। तो फ्रेंड्स, बचपन में आपने कई बार ये खेल किया होगा, बर्थडे पार्टीज़ में जाके आपने अपने हेयर से बलून को रब किया और बलून को रब करने के बाद उसको दीवार पर चिपका देते थे। उसी तरीके से हेयर को हमने अपने हेयर से रब किया और उसको पेपर पार्टिकल के पास लाते थे तो वो कागज़ के जो टुकड़े थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। ये बहुत सारे फिनोमेना हम लाइफ में देखने को मिलते थे। कभी कहीं कहीं आप किसी प्लास्टिक मटेरियल के पास है, आपके हेयर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते थे। तो ये सब हमें बचपन में जादू जैसा लगता था, लेकिन आखिर इस जादू के पीछे असली रीज़न क्या है ये हमें जानने मिलता है चार्ज से। जी हाँ, तो इसी चार्ज को हमें स्टडी करना है और ये चार्ज पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे प्राइम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या यूँ कहें कि यहीं से हम इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ के स्टडी कर पाएंगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये तो देख लिया कि चार्ज के कारण हम बचपन से क्या देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आखिर ये चार्ज है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो चार्ज की देखिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन हम नहीं कह सकते। ये असल में मटेरियल की या किसी भी मैटर की एक कंडीशन है, एक प्रॉपर्टी है। तो हम उसके बिहेवियर के बेस पर इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हैं और उसके बेस पर अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो आवेश या चार्ज एक द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है, द्रव्य मीन्स मैटर, किसी मैटर का ऐसी उसकी क्वालिटी है जिसके कारण वह द्रव्य या मैटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को फील भी करता है। इसको ध्यान से समझिएगा, किसी भी मटेरियल में अगर चार्ज होगा तो वो खुद अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, ठीक है। और अगर कोई चार्ज मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो कुछ स्पेशल बिहेवियर शो कराता है, ठीक है। यानी वो उस मैग्नेटिक फील्ड को फील भी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करेगा, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर हमने एक चार्ज को डिफाइन कर दिया, जिस मटेरियल में चार्ज होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जरूर हो। अब चार्ज को हम जनरली दो नामों से जानते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। ये नाम असल में फिजिक्स के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए हुए थे। तो अभी हमें इसके डीप में नहीं जाना कि आखिर ऐसे ही नाम क्यों। ये इसको डिफ़ाइन करने की, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इन्होंने डिफ़ाइन किया कि चार्ज को हम दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को नाम देते हैं ऋणात्मक और एक को धनात्मक चार्ज। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट कूलाम्ब होती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आपको एसआई यूनिट्स हर साइंस की क्वांटिटी की याद होनी चाहिए, क्योंकि साइंस में ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी क्वांटिटी की यूनिट उसके ओरिजिन को बताती है, ठीक। तो यूनिट से हम पहचान सकते हैं कि कोई क्वांटिटी कहाँ से बिलोंग कर रही है। तो ये हम यूनिट में जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम्ब होती है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे तैयार हो सकते हैं, एक तो है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन, कि इसने इसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि चार्ज आखिर डेफिनेशन वाइज है क्या। तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये चार्ज आता कहाँ से है, ये प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कहाँ से होती है। किसी भी मटेरियल में ये प्रॉपर्टी आएगी कहाँ से। मटेरियल में चार्ज के प्रोड्यूस होने का या उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने के पीछे जो मेन रीज़न है, उसके लिए हमें मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी चीज़ की तरफ जाना होगा, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं एटम, ठीक है। तो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है, हम जानते हैं। और इस एटम का जो कंस्ट्रक्शन या कंपोजिशन होता है वो मेनली इस तरीके से है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। हमारे सामने एटम का एक आपके लिए कंपोजिशन दिया हुआ है। यहाँ एक न्यूक्लियस होता है,
जैसा हम देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस पार्ट है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। ओके, तो हमारे पास एक एटम होगा, एटम में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें कुछ क्वांटिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है और यही हमें समझना है कि आखिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने एटम और उसका न्यूक्लियस। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझना है, तो किसी भी मैटर में 3 फंडामेंटल एंटिटीज़ पाई जाती हैं। ये हम बहुत छोटी क्लास से इनके बारे में नाम सुनते आ रहे हैं और हम इसको सीख सकते हैं, अब हम जान सकते हैं। तो जो हमारी मेन एंटिटीज़ हैं उनके नाम हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 एंटिटीज़ किसी भी एटम में होना ज़रूरी है, या यूँ कहें कि एटम बनता ही इन 3 क्वांटिटी से। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेड कलर से हमारे प्रोटॉन और ग्रीन कलर से हमारे न्यूट्रॉन यहाँ हम देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये बहुत ही हैवी एंटिटीज़ हैं, इसलिए ये न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं और इनसे एक बहुत ही लाइटर हमारी थर्ड क्वांटिटी रह जाती है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। और याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना यानी 2000 टाइम्स लाइटर वेट है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक प्रोटॉन और लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन्स बराबर वेट के होंगे। ठीक, तो ये काफ़ी हल्के होते हैं और इसी के कारण ये सेंटर की बजाय इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ये हम देख पा रहे हैं। तो ऑर्बिट्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले सर्किल में, कुछ बीच और कुछ आउटर में। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियस और इनके बीच की बॉन्डिंग एनर्जी को। ओके, तो ध्यान से समझिए, ये बॉन्डिंग एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को बांधने का काम करती है। ये एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे स्कूल में और कुछ फ्रेंड्स बहुत ही करीबी होंगे जिनको हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, ठीक है, सभी को आप फ्रेंड्स बोलते हो, लेकिन बॉन्डिंग सबसे अलग अलग होती है। तो जो आपके सबसे नज़दीक हैं वो आपके इनर सर्किल में रहते हैं और जो आपसे सबसे दूर हैं तो वो फ्रेंड्स, लेकिन इनके बीच आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं। उसी तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहीं से हमारा समझना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो बॉन्डिंग एनर्जी है यही काम करेगी चार्ज बनाने का। अब हमें वही समझना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो सबसे आउटर हमारा इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। अब हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर की तरफ जाएंगे बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू कम होती जाएगी। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। अब अगर हम इस मटेरियल को, इस एटम को ड्यू टू एनी फिजिकल प्रोसेस, मोस्टली फ्रिक्शन के थ्रू हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की और ये हीट एनर्जी इसके लिए काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ये उसको गेन कर लेगा और अगर इसने गेन किया तो ये यहाँ से दूर भाग जाएगा। बस ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर चला जाएगा और इसी के कारण चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो अब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से ही चार्ज को समझेंगे। ओके, तो जैसा अब हम आगे की तरफ देखें यहाँ पर, यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखना है, तो जिस भी मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, ठीक, यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, ओके, और यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट हैं इनमें प्लस प्रोटॉन और माइनस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब किसी मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, याद रखिए बराबर क्वांटिटी होगी तो वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अब इसके पास हमने ऑब्जेक्ट बी को लिया, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, और जब हमने इन दोनों को फ्रिक्शन के थ्रू मिलाने की कोशिश की या एक है यहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया, जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्रिक्शन इन दोनों के बीच यहाँ ये प्रोड्यूस हो रहा है,
तो ये फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी जनरेट होगी और ये हीट एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड हैं यानी उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कमज़ोर होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और यही होता है कि इस वाले सर्किल से या इस वाले ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसकी तरफ आ जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने ए से बी की तरफ मूव किया, ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब ध्यान से समझिएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है मतलब उसने किसी को, एक तरीके से इसे कहें, किसी को कुछ उधार दिया है, कुछ रुपए कुछ पैसे उधार दिए और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसने उधार लिया है। अब हम अगर सोसाइटी के बेस पर देखें तो जो उधार देता है वो ऊपर हो जाता है और जो उधार लेता है वो नीचे माना जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम इसका नेमिंग कर देते हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिट होके जा रहे हैं उतने प्लस या माइनस चार्ज को हम वहाँ कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो वहाँ +2, तो दूसरे पर -2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी मटेरियल पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो हमारा यहाँ फंडा तैयार हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण या इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी के कारण, ठीक है, शॉर्टेज के कारण हमेशा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वहाँ हमेशा नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ओके, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के बेस पर कि और कहाँ कहाँ हमें ऐसे चार्ज प्रोड्यूस होने के कुछ एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी डेली लाइफ में, बहुत सारे एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हैं, यूज़ करते हैं। अब आप उन पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे। कुछ यहाँ एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं। जैसे कि कांच की रॉड को अगर हम रेशम के धागे से या सिल्क के कपड़े से रब करते हैं, याद रखिए जैसे ही रब किया फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यही हीट एनर्जी आउटर मोस्ट सरफेस के इलेक्ट्रॉन गेन करके कहीं ना कहीं से लूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको रब किया तो कांच की रॉड से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए कहाँ, सिल्क पर, और जो कांच की रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। जस्ट इसके अपोजिट एबोनाइट की रॉड को अगर हमने फ्लैनल से या ऊन से रगड़ा, ठीक है, या उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड किया, तो उसके चार्ज यानी कपड़े के चार्ज उस रॉड पर आ जाते हैं और रॉड हो जाती है नेगेटिवली चार्ज, तो कपड़ा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। बस हमें यहाँ एक्सचेंज पर ध्यान देना है कि किससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिससे जा रहा है वो प्लस और जिसकी तरफ जा रहा है वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। तो हमारा चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है और कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए। ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इनको अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफ़ी बन सकते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से स्टडी करिएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। ठीक, तो यहाँ पहला एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि आखिर इंडक्शन मीनिंग होता क्या है। तो याद रखिएगा इंडक्शन वर्ड इंड्यूस से आया है। अब इंड्यूस या इंडक्शन की बात करें, जहाँ कहीं हम किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। याद रखिएगा बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अगर आप किसी प्रॉपर्टी को कहीं अप्लाई कर पाते हैं तो उसको हम इंड्यूस्ड होना बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब आपके फ्रेंड्स आपको कोई बात कहते होंगे, वो आपको छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात अगर आपसे कहते हो और आप उनकी बातों में आ जाते हैं और वैसा उनके कहे अनुसार काम करते हो, यानी आप उसकी बातों से इंड्यूस्ड हो जाते हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंडक्शन। हो सकता है आपके फ्रेंड्स बहुत ही मोटिवेशनल बात करें जिससे आप भी मोटिवेट होते हैं। फ्रेंड्स है आपकी सोसाइटी में और बहुत से लोग नेगेटिव बातें करते हैं जिसके कारण हमारा नेचर भी नेगेटिव होता है, तो ये कहलाता है इंड्यूस्ड होना। ठीक, तो कुछ यही वर्ड यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी चार्ज के साथ होती है। तो अगर हम इसको देखें तो प्रत्येक आवेशित वस्तु, चाहे धनावेश हो या ऋणावेश, किसी न्यूट्रल मटेरियल के पास अगर हम लाते हैं तो उस न्यूट्रल मटेरियल के जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं
वो उस चार्ज पार्टिकल से कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सिव नेचर फील करते हैं। तो आखिर उस चार्ज पार्टी के कारण ये न्यूट्रल पोर्शन भी एक्टिव हो जाता है, तो ये इससे इंड्यूस्ड हो गया। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर होती है यहाँ से कि चार्ज में प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन प्रोड्यूस करने की। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास आता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात करें तो यहाँ प्रैक्टिकल करके देखा गया। दो ग्लास बॉल और दो मेटल बॉल ले गई और दोनों को किसी धागे के सहारे या स्ट्रिंग के सहारे हवा में लटकाया गया। तो हुआ क्या कि जो ग्लास बॉल है, अब यहाँ अगर हम देखें कि ये येलो कलर से हमारे ग्लास बॉल्स हैं, ओके। तो ये जो है ग्लास बॉल्स, ये जैसे ही हमने इनको धागे से यहाँ पर हैंग किया तो ये एक दूसरे से दूर की तरफ हो जाती हैं, ये इधर और ये वाली इधर, ओके। तो ये इन्होंने यहाँ नेचर प्रोड्यूस हुआ रिपेलिंग, याद रखिएगा यहाँ रिपेलिंग नेचर हुआ। जस्ट बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो हमारी मेटल बॉल्स हैं, हमने मेटल बॉल्स को भी पास में एक धागे से अलग अलग हैंग किया और यहाँ भी वही नेचर देखने मिला। यहाँ भी हमें रिपल्सिव नेचर देखने मिला, ये इधर को मूव हो गया और ये इधर को, ओके। तो ये मेटल और वो ग्लास को हमने पॉजिटिव लिया, मेटल को नेगेटिव चार्ज लिया। लेकिन जब हमने एक ग्लास बॉल और एक मेटल बॉल को लिया तब हमें कुछ अलग प्रॉपर्टी देखने मिली। उस वक्त ये ग्लास बॉल और हमारे पास जो मेटल बॉल है हमने उनको पास में लाए तो ये और नज़दीक आ गए, यानी इनके बीच एक अट्रैक्टिव रिलेशन जनरेट हुआ। तो यहाँ से हमारे लिए एक रूल बन गया कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव थे, नेगेटिव नेगेटिव थे, हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जब पास आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से हमारा यहाँ एक नई प्रॉपर्टी हमें पता चल जाती है कि रिपेल जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन हमारी चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है, ओके। इसके बाद अब हम इसकी आगे की प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इन नेचर। अब याद रखिए किसी भी सिस्टम में टोटल चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सबको हम ऐड करके नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं। याद रखिए मैथ में हमेशा एल्जेब्रिक सम ही होता है, बस अपोजिट नेचर होने के कारण रिजल्टेंट नेगेटिव आता है। तो मैथ में हमेशा एडिशन ही होता है, लेकिन 2 और -4 को ऐड करोगे तो -2 रिजल्ट आएगा, तो हमने उसको सब्ट्रैक्शन बोला। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर है। अगर किसी सिस्टम में कुछ चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया है E, 2E, -4E एंड 3E, इन सब को सम किया तो पूरे सिस्टम का नेट चार्ज -2E, ओके। यहाँ एक और बात बता देना चाहता हूँ, E जो है हमारा सबसे फंडामेंटल चार्ज है किसी भी मटेरियल का, किसी भी एटम का सबसे फंडामेंटल चार्ज की यूनिट इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यही वो सबसे छोटा चार्ज है जिससे पूरा चार्ज बनता है, और इसकी न्यूमेरिकल वो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस साइन यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सेम एज इट इज़ यही क्वांटिटी का चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, बस वहाँ हमें प्लस साइन लगाना होता है। तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, ये हमारे बहुत काम की है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक। तो कंजर्वेशन मीन्स कभी ना कुछ ख़त्म होने वाला, ना नया बनाया जा सकता, ना पुराना ख़त्म किया जा सकता। ये एनर्जी पर लागू होता है तो चार्ज पर भी लागू होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। समझने के लिए सपोज़ हमारे पास 2 बकेट हैं, एक है बकेट जिसमें 5 रेड कलर की बॉल हैं और दूसरी बकेट में 5 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। इन दोनों बकेट को हमने एक बड़ी सी बकेट में रख दिया, तो अब हमारी जो बड़ी बकेट हुई वो हमारा सिस्टम हो गया और इसके अंदर 2 बकेट हो गए। तो अब अगर हम इसको फिर से देखें तो जो हमारी कंप्लीट सिस्टम है, हमारी बड़ी वाली बकेट है, उसमें टोटल बॉल्स हो गई 10,
5 लाल 5 काली। अब अगर हम लाल वाले बॉक्स से बकेट से एक बॉल निकाल के ब्लैक में डाल देते हैं या 2 बॉल निकाल के ब्लैक में डाल देते हैं तो लाल वाले से 2 बॉल्स कम हो गई और ब्लैक वाले में 2 बॉल बढ़ गई। लाल वाले में अब हमारे पास 3 बॉल होंगी और ब्लैक वाले में 7 बॉल होंगी। ठीक है, तो इसको अगर हम ट्रांजिशन वाइज देखें तो लाल ने 2 चार्ज ट्रांसफ़र किए हैं तो उस बकेट पर +2 आएगा और ब्लैक वाले सेक्शन में 2 चार्ज आए हैं नए, इस पर उस पर -2 आएगा। लेकिन पूरे सिस्टम का टोटल नेट चार्ज 0। और अगर क्वांटिटी वाइज चार्ज देखें तो अब भी हमारी बड़ी वाली बकेट में टोटल बॉल्स 10 ही हैं। तो यही हमारा फंडा है कि चार्ज ना तो नया बनता है ना पुराना चार्ज खत्म होता है, बस होगा क्या, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांजिशन होता रहेगा लेकिन पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहेगा। और यही हमारा सिस्टम हमारा यूनिवर्स कहलाता है, यानी कि जहाँ हम रहते हैं पूरा यूनिवर्स उस पर टोटल चार्ज फिक्स है, कभी वो बदला नहीं जा सकता। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही काम का पॉइंट है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं जिसको बोलते हैं आवेश का क्वांटम प्रकृति या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये काफ़ी काम की प्रॉपर्टी है। किसी भी मटेरियल पर चार्ज आखिर होगा कितना, हमने कहा 1 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, लेकिन कहीं चार्ज आपको 11.5 कूलम, 3.4 कूलम, 2.1 कूलम नहीं देखने मिलता। तो यहाँ हमने रूल बना लिया कि चार्ज को हम एक प्रॉपर कंप्लीट मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बोल चुका हूँ कि हमारा जो फंडामेंटल चार्ज है वो हमारा क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ 10 लिखा जाएगा। इस तरीके से हमारा एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है कि मान लीजिए किसी भी मटेरियल में, किसी भी मैटर में टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमारे पास कितना होता है, E। तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, Ne, और पूरे सिस्टम का चार्ज इसी पर डिपेंड करता है। तो अगर वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाता है, Q = Ne। Q यहाँ रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और E फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैल्यू को। ओके, तो इस तरीके से हम सिस्टम की पूरी चार्ज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होती हैं और ये बहुत ही काम का टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। और इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स दे सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा हम उन डाउट्स को पूरा आपको क्वेरी के साथ कंप्लीट करेंगे। लेकिन जाने से पहले हम यहाँ एक और चीज़ देख लेते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हमने यहाँ एक रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स की बात की थी, तो उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा ये डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, यानी कितने ज़्यादा क्वांटिटी के चार्ज हैं। ओके, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स उनकी चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट यानी मल्टीपल के इक्वल होता है। जितने बड़े चार्ज होंगे, जितने ज़्यादा चार्ज होंगे, उनके बीच लगने वाला फोर्स उतना ज़्यादा होगा। और उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच के सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दो चार्ज अगर उनके बीच जितनी ज़्यादा डिस्टेंसिंग होगी, उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स कमज़ोर होता जाएगा। तो यहाँ से उसके स्क्वायर के फॉर्म में, इसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, न्यूटन का दिया हुआ लॉ था ये। तो इसको हम, आपने मैग्नेट के साथ कई बार खेल किया होगा, दो मैग्नेट को जैसे जैसे हम पास लाते हैं उनके बीच का फोर्स स्ट्रांग होता जाता है, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो। कुछ ऐसा ही नेचर यहाँ है। और इन दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइंड फॉर्म में हम किसी भी मटेरियल पर, किसी भी दो मटेरियल, दो या उससे ज़्यादा मटेरियल के बीच लगने वाले फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ। ये फोर्स की वैल्यू कूलाम ने डिस्ट्रीब्यूट और कैलकुलेट की थी, इसी के कारण इसको कूलाम्स लॉ कहा गया। और इसी या इन्हीं कूलाम के नाम पर चार्ज की यूनिट को कूलाम दिया गया है। ठीक है, तो जब हम इसको एक साथ लिखते हैं तो यहाँ जो रिलेशन बनता है F = Q1 Q2/r²। और जब हम प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट टर्म लाते हैं, इक्वल साइन लाते हैं, तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। ये मीडियम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और
किसी भी वैक्यूम में इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये आपके 10th के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था कूलम्स लॉ, बट आपके लिए एड ऑन नॉलेज के लिए काफ़ी काम की चीज़ है। तो इस तरीके से आज का हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चार्ज के कारण करंट को स्टडी करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपको जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और उसको हम बाकायदा पूरी तरीके से आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।